हेलो गाइस। तो आइए हम लोग क्लास 10 के जो पॉलिटी का बुक है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब ऑल इंडिया में एक ही बुक चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे गांव के जो बच्चे हैं उनको इसको समझने में कठिनाई भी होती है, और साथ में जो यूपीएससी पीएससी एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए जो पॉलिटी के फंडामेंटल क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से बनता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। तो जब आप समझेंगे नहीं तो उसका आंसर आप दे नहीं पाएंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। मेरे हिसाब से इसका अंग्रेजी वर्जन हमने कर दिया है, और ये जो है सो इसका हिंदी वर्जन है, और ऑल इंडिया में चल रहा है तो अपन इसको धीरे धीरे कवर अप करेंगे। तो अब यहाँ पे पहला इसका है कि सत्ता में साझेदारी क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल टर्म में आपसे पूछ दिया जाएगा कि सत्ता में साझेदारी का मतलब सत्ता का बंटवारा, सत्ता के टुकड़े करना, और इससे देश कमज़ोर होता है या देश मजबूत होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन खास करके यूपीएससी में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सत्ता का बंटवारा करने से देश का बंटवारा नहीं होता है, पहली बात इस चीज़ को समझिएगा। सत्ता का बंटवारा करने से देश में लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है। मतलब कि मान लीजिए कि आपके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 लोग हैं, और हिंदू हिंदू के लोग इस सत्ता में रहें, चाहे वो पंजाब के हों या फिर बिहार के हों चाहे यूपी के हों, तो इसे सत्ता का बंटवारा नहीं कहा जाएगा। इससे आप कहेंगे कि बाकी जो धर्म के लोग हैं इसका विरोध करेंगे। लेकिन आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अगर मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे या सरकार में शामिल करेंगे तो उससे लोगों का भरोसा आपके सरकार के प्रति बढ़ेगा, और जब भरोसा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वह एक सरकार स्टेबल सरकार होती है। तो यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा है, देश का बंटवारा नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा भी और पूछ चुका होगा। आप जा करके क्वेश्चन पेपर देख के देखिएगा कि डिवीजन ऑफ द या पावर शेयरिंग इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द कंट्री और फैक्टराइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो फैक्टराइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट पे यहाँ फोकस किया जाता है, या जो संसाधन है या जो रिसोर्स है उसकी बंटवारा की बात की जाती है। तो इस चीज़ का कभी भी दूसरी चीज़ से कन्फ्यूजन हमें नहीं लेना है। अब इसमें 2 एग्जाम्पल दिया गया, एक श्रीलंका का और दूसरा जो है सो बेल्जियम का एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए श्रीलंका में जो है सो सिहाला पीपुल ज़्यादा हैं और तमिल पीपुल कम है। श्रीलंका के उत्तरी भाग में जो है सो तमिल पीपुल रहते हैं और बाकी सब सिहाला 70-80% रहते हैं। तो श्रीलंका की यह समस्या थी कि जब देश 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है तो वो क्या करता है कि सिहाला पीपुल के लिए ऑल श्रीलंका में एक ही भाषा में स्टडी की बात करता है, और सिहाला पीपुल को जो है वह जॉब में मतलब प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहा है, और तमिल वालों को एक तरह से धकेला जा रहा है। तो तमिल वाले इसका विरोध करते हैं, तमिल एलम पार्टी बना करके। और यह जो है सो 2009 में जाके यह युद्ध खत्म होता है, और इसमें राजीव गांधी अपने भारत के प्रधानमंत्री का भी, क्योंकि तमिल वाले का जो सेंटिमेंट है वो तमिल के लोगों या तमिलनाडु के लोगों से था। और एक एग्रीमेंट होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसमें भारतीय सेना को इस युद्ध को या गृह युद्ध को रोकने के लिए भेजा जाता है, और भारतीय सेना अपने ही लोगों को मारने लगती है, जिसके कारण तमिल के लोग गुस्सा हो जाते हैं और राजीव गांधी को एक समारोह में बम से उड़ा दिया जाता है। तो अब यहाँ से, और यही चीज़ आप देखिएगा बेल्जियम में भी है। बेल्जियम जो है सो ब्रुसेल्स उसकी राजधानी है। उसके बाद बेलोन में फ्रेंच भाषी हैं, फ्लेमिश डच भाषी हैं, जर्मन भाषी, अलग अलग लोग हैं। तो यहाँ पे भी यही सेम कंडीशन था, लेकिन ये क्या करता है कि भाषाओं के आधार पर देश को डिवाइड कर देता है, और वहाँ पे लोकल लोगों को सत्ता में भागीदारी या सरकार बनाने के लिए कह देता है कि आप क्षेत्रीय भाषाओं की सरकार बना लीजिए, और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें बराबर बराबर लोगों को रखने की बात करता है। तो बेल्जियम में ये समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन श्रीलंका इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके कारण जो है सो उसको दिक्कतें होती है। अब यहाँ पे एथनिक या एक जातीय या जातीय समूह क्या होता है, देखिए हमारा देश भी है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। उसके अलावा जैसे कोई उड़िया है, कोई बंगाली है, कोई जो है सो आपको भोजपुरिया है, कोई मलयालम है। तो ये लोग जो है सो जो एक भाषाई लोग हैं या एक समूह के लोग को हम लोग एथनिक बोलते हैं, ठीक है। उनकी साझी सभ्यता और संस्कृति होती है, और इसका मतलब विभाजन सभ्यता और संस्कृति के आधार पर ही किया जाता है। अब उसके बाद में सत्ता का बंटवारा की 2 तरह से सत्ता का बंटवारा किया जाता है। एक होता है क्षैतिज बंटवारा, जिसमें एक लाइन में एक ही स्तर पर सत्ता का बंटवारा किया जाता है, और वह जो होता है वह न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक ही स्तर पर सरकारों का बंटवारा किया जाता है। विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, ये एक ही स्तर के सरकारें हैं। तो एक ही स्तर के सरकारें हैं मतलब कि एक ही लेवल पे रह करके और एक दूसरे को जो है सो यहाँ पे
कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं अपने कामकाज को। तो इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है लोकतंत्र कामकाज के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। अब यहाँ पे आता है सत्ता की साझेदारी में कि हमने श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, 1956 में एक कानून बनाया गया जिसमें सिंहला पीपुल को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय में और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई और सिंहला लोग बौद्ध मत को मानने वाले थे तो उसको संरक्षण भी कर रहे थे। तो अब यहाँ पे श्रीलंका में बहुसंख्यवाद है। बहुसंख्यवाद का मतलब है जो सिंहली पीपुल है या लोग हैं वही जो है सो सत्ता को काबूज करके बैठे हुए हैं और वह नहीं चाहते हैं कि बाकी लोगों को फायदा हो, और अल्पसंख्यक समुदाय एक हाशिए पे चला जाता है जो विरोध करेगा और यह एक गृह युद्ध का शक्ल ले लेगा। तो 1980 के दशक में उत्तर पूर्व में जो आपको स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग करते हैं कि हम अपना अलग देश बना लेंगे, अलग राज्य बना लेंगे, तो इससे गृह टकराव होता है, गृह युद्ध होता है और 2009 में इसका अंत होता है। मतलब आपने सत्ता में बंटवारा नहीं किया या सत्ता में लोगों की भागीदारी नहीं करने से आपको इतना बड़ा दंश झेलना पड़ा। अब यहाँ पे आता है कि वही बेल्जियम की समझदारी क्या थी कि उसने क्षेत्रीय स्तर पे सरकारें बनाई। 1970 से 1993 के बीच में उसने 4 संविधान में संशोधन किया और केंद्रीय सरकार के डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी। उसके अलावा जो है सो आपको क्षेत्रीय इलाकों को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई और ब्रसेल्स में अलग से सरकार बनाया गया और दोनों समुदाय के लोगों को कहा गया कि आप समान रूप से इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहें जहां भी रहते हो अपना समुदाय सरकार बनाने के लिए उनको फ्री कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि वहां के लोग खुश हो गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आपका देश बट गया, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि देश बट गया, लेकिन श्रीलंका में तो डिवाइड हुआ क्योंकि आपने उनको भागीदारी नहीं दिया और यहाँ पे तो वो समस्या नहीं आई ना। तो कौन अच्छा हुआ आप ही डिसाइड करके बताओ। इस सत्ता में साझेदारी या लोगों के शक्तियों का बंटवारा, लोगों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करने से देश नहीं बढ़ जाता है, देश के लोग और खुश रहते हैं। तो यहाँ पे इस बात को अगर ये जरूर क्वेश्चन रेज हो सकता है कि ये कोई सही तरीका नहीं था, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को खुश करना ही लोकतंत्र का मकसद होता है। अगर आपसे कहा जाए तो लोगों को खुश करना ही लोगों का लोकतंत्र का मतलब है। आज जिस तरीके से लोग खुश हैं उस तरह से खुश रखने की कोशिश करना चाहिए, बशर्ते एक बाउंड्री लाइन होती है उसको लांघना नहीं चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें चलो तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अब यहाँ पे सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। तो देखिए सत्ता में साझेदारी इसलिए करना चाहिए, पहला चीज़ तो ये है कि अगर श्रीलंका ने सत्ता में अपने जो बाकी माइनॉरिटी ग्रुप है अगर उसको शामिल नहीं किया तो लड़ाई हुई, तो सत्ता में साझेदारी करने से टकराव का अंदेशा घट जाता है। पहला चीज़ बेल्जियम ने इस चीज़ को किया तो वहाँ टकराव नहीं हुआ और श्रीलंका ने नहीं किया तो टकराव हुआ। पहला चीज़ मतलब ये जो है सो तार्किक है या युक्तिपूरक है। दूसरा चीज़ ये है कि सही सरकार या वैध सरकार वही है जो अपने लोगों को सरकार में शामिल करता है या भागीदारी बनाता है या भागीदार बनाता है। तो जब पहला चीज़ तो ये है कि अगर सत्ता में टकराव को रोकना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, समाज के बाकी समूहों के बीच में सत्ता को बांटना पड़ेगा, लॉजिकल हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो लोग खुश रहते हैं। तो दूसरा जो खुशी या दुखी जो होता है यह एक भावात्मक चीज़ होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि पहला जो ये वाला जो चीज़ है यह युक्तिपूरक या तार्किक या लॉजिकल है और दूसरा वाला जो है इमोशनल है, मतलब लोगों को खुश करना है, ये नैतिक स्तर की बात है। लेकिन लोगों को इसमें ध्यान रखना, जो हम बात बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूपीएससी से क्वेश्चन बना सकता है और यहाँ पे आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे भावात्मक रूप से नहीं, यहाँ पे लॉजिकल रूप से सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसमें 2 स्टेटमेंट दे देगा। पहला चीज़ दे देगा इट इज लॉजिकल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी, पहला चीज़ दे दिया उसने। दूसरा चीज़ बोल दिया इट इज नैतिक या मोरल ड्यूटी दैट डिवाइड द पावर बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल। तो 2 चीज़ें बता दिया आपको, एक तो आपको बोल दिया कि लॉजिकल है, दूसरा मोरल है, और दोनों तरीके से अगर ये सही है तो तब जाकर के मतलब सत्ता की साझेदारी प्रॉपर रूप से हुई या ज़रूरी है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट को आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा याद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे आता है कि सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हैं। ये सारे क्वेश्चन ही हैं आपको मैं बताऊँ
तो अब यहाँ पे जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक ये रूप हो गया। तो ये क्षैतिज वितरण हो गया। और एक होता है लंबवत वितरण, जिसमें हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्राम पंचायत या लोकल बॉडी की बात करते हैं। तो सत्ता की साझेदारी की एक ही स्तर के हो गया और दूसरा लंबवत हो गया। ये दो तरह से सरकार के में दो तरह से आप सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो सत्ता की साझेदारी होती है वो ये होती है कि डिफरेंट जो है सो लोगों के बीच में, जैसे दबाव, प्रेशर ग्रुप, जो मान लीजिए प्रेशर बना रहा है, तो उसको भी क्यों प्रेशर बना रहा है, उसको आप सत्ता में साझेदार बना लोगे तब का। जैसे आज के डेट में किसान आंदोलन हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर उसको सत्ता में साझेदार बना लोगे, उसकी बातों को सुन लिया जाएगा तो पीछे हट जाएगा, बात खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे एक ग्रुप हो गया जिसमें हम लोग क्षैतिज वितरण हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया जो लंबवत वितरण हो गया, तीसरा जो हो गया भाषा, धर्म और धार्मिक समूह या क्षेत्रीय के आधार पे। तो ये जो है सो आपको क्षेत्रीय आधार पे हो गया, सामुदायिक सरकार जैसे बेल्जियम में हुआ। और चौथा हो गया प्रेशर ग्रुप के बीच में। तो सत्ता की साझेदारी कितनी हो गई? 4 हो गई। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका 1, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडी 2, और तीसरा है भाषा, सामाजिक समूह, धार्मिक समूह के बीच में 3, और चौथा जो है वह प्रेशर ग्रुप के बीच में। ये 4 जो है सो सत्ता के मेन पिलर हैं और इनके बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाता है। ओके, तो हमारा इस लेक्चर में इतना ही था मेरे हिसाब से, ठीक है। और मेरे को लगता है कि मैंने आपको हर चीज़ बहुत सही तरीके से समझाया है। और वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।